नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र इलेक्शन पर। कल से आप टीवी पर देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी कितनी प्रचंड जीत के साथ आई है। आज तक के इतिहास में महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को इतनी सीटें नहीं मिली है, जितनी इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन जीत कर आया है। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या-क्या फैक्टर्स थे, जिनकी वजह से बीजेपी को महाराष्ट्र में इतनी भयंकर जीत मिली है। न्यूज़ चैनल्स पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लाडली बहन स्कीम जो इन्होंने लॉन्च की थी, जिसके अंडर वो महिलाओं को हर महीने कुछ पैसे प्रोवाइड कराते हैं, उसका फ़ायदा है। तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर संघ ने बहुत मदद की है या फिर कुछ का मानना है कि ये लीडरशिप का फ़र्क है। पर देखिए दोस्तों, ये फैक्टर्स की वज़ह से आपको कहीं पर भी इतनी प्रचंड जीत नहीं मिल सकती है। इस तरह की जीत जो आज तक इतिहास में ना हुई हो, इसके पीछे और भी कई कारण होते हैं। लोगों के दिमाग में कई चीज़ें चल रही होती है, जो 1-2 दिन में नहीं डेवलप होती। इसके लिए महीनों लग जाते हैं और इस तरह की जीत में ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जिसने बीजेपी को मदद की? पिछले कुछ महीनों में हुई कुछ चीज़ों पर, कुछ घटनाओं पर हम नज़र डालेंगे, जिन्होंने इस जीत में बहुत मदद की है। चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब बात शुरू करते हैं कि कांग्रेस महाराष्ट्र कैसे हारी। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ ये क्यों कह रहा हूँ कि कांग्रेस महाराष्ट्र क्यों हारी, क्योंकि यहाँ पर तो इनका गठबंधन था। देखिए दोस्तों, भारत की राजनीति पूरी तरह से बाइपोलर हो चुकी है इस समय। आप कहीं भी देखिए, या तो वहाँ बीजेपी या फिर एंटी बीजेपी, दो ही तरह की लहर दिखेंगी आपको। या तो बीजेपी या फिर एंटी बीजेपी, आपको दो ही तरह के वोट बैंक दिखेंगे। और इस वोट बैंक में जो एंटी बीजेपी वोट है उसको कांग्रेस ही लीड कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कांग्रेस की हार या कांग्रेस की मेंटालिटी वाले लोगों की हार कहना बिल्कुल सही होगा। तो अब हम यही बात करेंगे कि कांग्रेस ये इलेक्शन क्यों हारी। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में क्या हाल हुआ था। बीजेपी महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 9 सीटें जीत पाई थी। तो 5-6 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि जो बीजेपी लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नाम पर सिर्फ 9 लोकसभा सीटें जीत पाई थी, वो अब अपने दम पर 132 विधानसभा सीटें जीत चुकी है। इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर दोस्तों जो लोकसभा चुनाव में था, वो लोगों का मानना था कि बीजेपी एरोगेंट हो चुकी है। उनका कहना था कि बीजेपी के एमपीज़ उनकी बात नहीं सुनते हैं। बीजेपी के नेताओं को ये लगता था कि लोग मोदी को वोट नहीं करेंगे तो आखिर जाएँगे कहाँ? इसलिए वो जनता का काम भी नहीं करते थे और ग्राउंड पे भी नहीं रहते थे। और इसी एरोगेंस को तोड़ने के लिए लोगों ने उन्हें वोट नहीं किया। ये सबसे बड़ा फैक्टर जो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा था। पर अगर लोगों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उनके एरोगेंस के लिए वोट नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी एरोगेंट हो जाएँ। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी को तो ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कोई किला फतेह कर लिया हो। वो सिर्फ 99 सीट जीते थे, पर उनकी एरोगेंस आप देखिए। वो लोकसभा में बैठते थे, उन्होंने अवधेश प्रसाद पासी जो अयोध्या से चुनाव जीत कर आए हैं, उनको ये बताना शुरू किया कि ये तो अयोध्या नरेश है। उनको आगे बैठाकर दिखाना, उन्हें ऐसा बताकर दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस ने राम मंदिर मूवमेंट को ही हरा दिया। और इस बात को राहुल गांधी ने एक सभा में भी बोला था कि बीजेपी को अयोध्या में हराकर हमने बीजेपी के राम मंदिर मूवमेंट को हरा दिया। देखिए, अगर आप चुनाव जीतते हैं, वैसे तो आप चुनाव नहीं जीते, आपको चुनाव में कुछ बढ़त हासिल हुई है, आप बीजेपी के मोमेंटम को रोक पाए थे, तो आपको हम्बल होना चाहिए था, पर आप उससे भी ज़्यादा एरोगेंट होने लग गए। तो आपकी एरोगेंस को लोग नहीं स्वीकार करेंगे। और वो ऐसी एरोगेंस जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर मूवमेंट को हरा दिया, हमने हिंदुत्व की सोच को हरा दिया। देखिए, जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दिन पूरे भारत ने अपने घर पे दिए जलाए थे। वो सिर्फ मोदी जी के कहने पर नहीं किया गया। वो लोगों ने किया था अपनी आस्था के लिए। वो लोगों ने किया था राम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के लिए। तो अगर आप ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर मूवमेंट को ही हरा दिया, तो आपका ये एरोगेंस कहीं नहीं टिकेगा। जो लोगों ने आपको हरियाणा इलेक्शन में भी दिखाया, जो लोगों ने आपको महाराष्ट्र इलेक्शन में भी दिखाया। तो चुनाव जीतने के बाद सीधा राम मंदिर मूवमेंट को टारगेट करना, ये बताना कि हमने राम मंदिर मूवमेंट को हरा दिया है, हमने हिंदुत्व की सोच को ही हरा दिया है, ये कहीं न कहीं आपका एरोगेंस दिखा रहा था और जिसका लोगों ने आपको नुकसान करवाया है। अब इसके बाद 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता-पलट हो जाता है और जिसके बाद न्यूज़ चैनल्स ने खुलकर दिखाया कि वहाँ कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पर कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने या कांग्रेस के किसी भी सहयोगी ने इस तरह का ट्वीट नहीं किया, इस तरह की बात नहीं की कि वहां पर जो हो रहा है, जो वहां पर हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो बहुत गलत है। ये लोग और स्पेशली प्रियंका गांधी ने गाजा के लिए अभी तक 10-12 ट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने गाजा में बताया कि वहां पर कैसे लोगों पर अत्याचार हो रहा है, और बांग्लादेश जो हमारे बगल में ही है, उसके ऊपर बोलने के लिए इनकी हिम्मत भी नहीं हुई। तो लोगों को कहीं ना कहीं तो ये दिखता ही है कि दुनिया के चौथे कोने में हो रही चीजों पर आपकी निगाह है। आपको वहां पर लोगों के लिए दिल पसीज रहा है, पर हमारे लोगों का जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, उसके लिए आप बोलने को तैयार नहीं है। बल्कि कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ, वो हम भारत में करेंगे। क्या करोगे आप भारत में? आप लोगों को ये नहीं बता रहे कि हम भारत में भी तख्ता पलट कर देंगे। जब लोगों को ये कह रहे हो कि हम बांग्लादेश में जो हुआ, भारत में करेंगे, तो लोग ये समझ रहे हैं कि जो हत्याकांड, जो नरसंहार है बांग्लादेश में चल रहा है, वही नरसंहार हम यहाँ शुरू करेंगे। और हमने ऐसे कई दंगे देखे हैं, जहाँ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर ये लोग आँख मूंद कर चुप हो जाते हैं।
तो अगर आप ये कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हम ही भारत में कर देंगे, और अगर आप बांग्लादेश में हो रही चीजों पर चुप हैं, आप चुप्पी मार कर बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारा जो वोट बैंक है वो नाराज ना हो जाए, आप जो उनका विक्टिमहुड वाला नैरेटिव है उसको आप खत्म नहीं करना चाहते, आप ये नहीं दिखाना चाहते कि भाई हम हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं, आप उनकी बात भी नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान करेगा ही। और आप ये भी याद रखिए कि योगी जी ने जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के संदर्भ में ही दिया था। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज पर कुछ ना कुछ तो बोलना ही चाहिए था। अगर कांग्रेस अपने आप को एक सेक्युलर पार्टी बताना चाहती है जो धर्म मजहब के बारे में बात नहीं करती, एक सेंट्रिस्ट पार्टी की अपनी अप्रोच दिखाना चाहती है जो कि है नहीं, तो कम से कम इस मुद्दे पर तो उन्हें कुछ बोलना चाहिए था। पर खैर, अब तो उसका नुकसान आप देख ही रहे हैं। हमने 2024 के नतीजों के बाद देखा कि भारत में कई जगह ट्रेनें पटरियों से उतरी, कई जगह ट्रेन एक्सीडेंट हुए, जिसके बाद लोगों ने रेल मंत्री के बारे में भी खूब बोला और मोदी जी के बारे में भी खूब बोला कि सरकार क्या कर रही है। पर उसके बाद कई जगह से ऐसी न्यूज आने लगी कि पटरियों पर सिलेंडर रखे हुए हैं, कहीं रेलवे, कहीं एल्यूमिनियम ब्लॉक रखे हुए हैं, कहीं लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं, क्यों? ताकि ट्रेन पटरियों से उतारी जा सके। और ऐसे 40-50 इंसिडेंट 2-3 महीनों के अंदर आ गए। तो ये सब तो देश को देख ही रहा था, और उसके बाद देश ये भी देख रहा था कि जब कोई ट्रेन पटरियों से उतर जाती है तो सारा कांग्रेसी मीडिया, सारे विपक्षी दल छाती पीटने लग जाते थे। पर इस तरह की घटनाओं पर जहां ट्रेन का सैबोटाज तो दिख रहा है, वहां पर कोई ये भी नहीं बोल रहा कि सरकार को इन चीजों की अच्छे से जांच करनी चाहिए कि ये कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है। वहां पर सब लोग चुप बैठे थे। ये लोग सिर्फ गिद्धों की तरह बैठे थे कि भाई कोई ट्रेन पटरी से उतरे, लोगों की हत्या हो, और उसके लिए हम मोदी जी को दोषी बताएं। पर इन चीजों में जहां पर आपको दिख रहा है कि साफ एक ट्रेन सैबोटाज हो रहा है, लोग पटरियों से ट्रेनों को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, सिलेंडर सिलेंडर का ट्रेन की पटरियों पर क्या काम है? ऐसी हरकतें हो रही है और आप सब चुप बैठे हैं, तो जनता को तो दिखता ही है। और ऐसा भी नहीं है कि ट्रेनों में कोई बहुत बड़े हाई क्लास लोग सफर करते हैं, ट्रेनों में आम जनता, बहुत मिडिल क्लास के लोग, या ऐसे भी लोग जिनके पास टिकट लेने के भी पैसे नहीं होते, वो भी ट्रेनों में चढ़ जाते हैं बिना टिकट के। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब खतरा आएगा तो लोगों को तो डर लगेगा ही। और भारत की पॉपुलेशन का 50% से ज्यादा ऐसा ही वर्ग है जो आज भी ट्रेनों में सफर करता है। तो अगर आप उनके हितों के लिए बोलने को भी नहीं तैयार हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच लेना चाहिए कि आपकी राजनीति कहाँ जा रही है। ट्रेन सैबोटाज जब खत्म होता है या यूं कहीं कम होता है, तो लोग प्लेन में शुरू हो जाते हैं। एक दिन के अंदर 100 बॉम्ब थ्रेट प्लेन के अंदर, प्लेन डाइवर्ट किए जाते हैं, प्लेनों को रोका जाता है, उड़ते हुए प्लेनों को हवा से वापस बुलाया जाता है, क्यों? क्योंकि उन्हें बॉम्ब थ्रेट मिला था। और उस पर भी कोई नहीं बोलने को तैयार। कोई विपक्षी नेता जो अपने आप को लीडर ऑफ ओपोजिशन कह रहे हैं वो नेता, कोई कांग्रेसी पत्रकार जो अपने आप को सेक्युलर बताता है, कोई भी इन चीजों पर बोलने को तैयार नहीं है। वो सब सिर्फ ये देख रहे थे कि कोई प्लेन में कुछ बम मिल ही जाए, वो फट ही जाए, लोग मर ही जाए, तो हम कहेंगे कि देखो मोदी ने लोग मरवा दिए। पर कोई इसलिए भी सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा कि ये सब हो रहा है तो सरकार जांच क्यों नहीं कर रही, सरकार कमेटी क्यों नहीं बना रही। लोग इन चीजों पर जांच के लिए नहीं बोलने को तैयार, पर अगर कोई मर जाएगा तो छाती पीटने को तैयार थे। तो अगर आप इस तरह की गिद्धों वाली राजनीति करेंगे कि भाई कोई मरे तो हम छाती पीटे, यहाँ पर जहां पर हमें साफ दिख रहा है कि कोई ना कोई हमारे देश को थ्रेटन कर रहा है, कोई ना कोई चाह रहा है कि ऐसा कुछ बड़ा इंसिडेंट हो, तो उन चीजों पर आप जांच के लिए भी नहीं बोलना चाहते, तो लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है। और और फिर लोगों को ये भी लगा कि यार ये सब चीजें 2024 के चुनाव के बाद ही क्यों हो रही है, जब मोदी जी 303 सीटों से 240 पर आ गए, वो एक बहुमत की सरकार से एक अल्पमत की सरकार के साथ यहाँ पर आए, तो उनके साथ उसी के बाद हमें प्लेन में सैबोटाज दिखते हैं, ट्रेनों की पटरियों पर सैबोटाज दिखते हैं, और उसके बाद और उन सब चीजों पर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी तो डर बैठता है कि यार हमारे लिए कोई बोलने को भी नहीं तैयार, और जो हमारे लिए बोलना चाहता था, जो हमारे लिए बोल रहा था, उसको हमने कमजोर कर दिया। तो इन सब चीजों का गुस्सा भी लोगों ने अपने वोटिंग पैटर्न में उतारा है, और जो हमें महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन में होता दिखा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हाइपर पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम वोट। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर कांग्रेस या उनके लोग इस तरह का हाइपर पोलराइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो कोई मुस्लिम उन्हें वोट नहीं करेगा। जो भी लोग राजनीति को देखते हैं उन्हें पता है कि मुस्लिम लोग किसी भी तरह बीजेपी को वोट नहीं करते। कोई इक्का दुक्का, कोई 1-2% अगर वोट कर दे तो ठीक, बाकी 95% वोट उनका बीजेपी के अगेंस्ट ही जाता है, या 95 क्यों, 97-98% तक वोट उनका बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा। तो आपको ये चीजें करने की जरूरत ही नहीं है जो ये कर रहे थे, सड़कों पर उतरना, खुलेआम बोल देना कि आप कांग्रेस को वोट कीजिए, आप इनको वोट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, फतवे निकालना इनके लिए। ये सब चीजें आपके लिए मुस्लिमों को तो इकट्ठा नहीं करती, क्योंकि मुस्लिम आपके लिए पहले ही वोट कर रहे हैं। और ये चीज एक काउंटर पोलराइजेशन तो तैयार करती है हिंदुओं में कि यार ये तो खुल के इनके पक्ष में आ रहे हैं और कोई बोलने को भी नहीं तैयार। इस प्रकरण में सबसे पहले ये देखिए, एक रामगिरी महाराज ने कुछ टिप्पणी की थी जिसके बाद सारे मुस्लिम लोग उनको मारने के लिए आतुर हो गए। ये एक ओवैसी की पार्टी के नेता है इम्तियाज जलील, इन्होंने तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट निकाला, गाड़ियां लेकर ये मुंबई को घेरने निकले थे। देखिए,
अगर ये ओवैसी की पार्टी का नेता है और आप यानी कांग्रेस वाले अपने आप को एक सेक्युलर पार्टी बताते हैं, तो इनके खिलाफ तो आपको बोलना चाहिए था कि ये इस तरह जो ये नाटक नौटंकी सड़कों पर चल रही है, ये गलत है। और ओवैसी को तो आप भाजपा की बी टीम बताते हैं, तो इसके खिलाफ बोलने में तो आपको ही फायदा होता। पर आपने नहीं बोला, क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप इसके बारे में बोलेंगे तो कहीं न कहीं आपको भी वोटों का नुकसान होगा। जिस वोट बैंक को आप इतना सँभाल कर रख रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपके खिलाफ जाएगा अगर आप इसके बारे में बोलेंगे। आप जो अपने आप को एक सेक्युलर पार्टी बताना चाह रहे थे, वो आपका सेक्युलरिज़्म यहाँ आकर टाई फिस हो जाता है। जो पॉलिटिकल एक्टिव लोगों को तो पता था, पर आम जनता जो आपको कहीं न कहीं सेक्युलर मानती है, उनके सामने भी आपके ये ढोंग खत्म हो जाता है कि यार ये तो इस पे बोलने को भी नहीं तैयार। और ये नेता जो ओवैसी की पार्टी है, इसके खिलाफ तो आप बोल ही सकते थे। इसके बाद इसी क्रम में जो हाइपर पोलराइजेशन मुस्लिम्स का किया जा रहा था, इसमें एक बंदे आते हैं ये सज्जाद नूमानी। इन्होंने अब सबसे पहले एक अपनी 17 मांगों का फतवा जारी किया, जिसमें मुस्लिम रिजर्वेशन, वक्फ के बारे में बातें, पुलिस भर्ती में 10% मुस्लिमों का रिजर्वेशन, इन सब चीजों की मांग की। और इन्होंने खुलकर सपोर्ट किया कि भाई मैं मांग करता हूँ कि सारे मुस्लिम कांग्रेस को और उनके गठबंधन को वोट करें। अगर ये सज्जाद नूमानी ये बात ना करता, तो भी मुस्लिम्स ने कांग्रेस को ही वोट करना था। पर ऐसे खुले में ये लोग आते हैं। इन्होंने तो बल्कि ये भी कह दिया कि जो लोग बीजेपी और उनके गठबंधन को, जो मुस्लिम लोग बीजेपी और उनके गठबंधन को वोट करेंगे, उनका मुक्का पानी बंद कर देंगे, उनको समाज से बायकॉट कर देंगे। भाई अगर हमें भाई देखो, हमें पता है, सारे देश को पता है कि मुस्लिम लोग बीजेपी के अगेंस्ट ही वोट करेंगे, ये धारणा बन चुकी है देश में। तो आप इतना खुलेआम बाहर आके फतवे जारी करेंगे, इतना खुलेआम ये कट्टरता फैलाएंगे, तो इसका कहीं न कहीं नुकसान आपको होगा। आप तो पहले ही पोलराइज़ हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे आप? 110% थोड़ी ना वोट करवा लेंगे। आपको वही वोट होना 95-96% जो कांग्रेस को जाता है वो चला जाएगा। और आपने इतना नंगा नाच करके आप जो सड़कों पर आए, इन सब चीज़ों से एक हिंदू वोट को पोलराइज़ किया कि नहीं यार, ये कट्टरता, ये सड़कों पर कट्टरता नहीं बर्दाश्त होगी। और इसी का घाटा आपको कांग्रेस को महाराष्ट्र इलेक्शन में होता दिख रहा है, जहां आज कांग्रेस का गठबंधन 60 सीटें भी नहीं ले पाया है। दोस्तों, ये थे मेरे विचार कि महाराष्ट्र इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस इतने बुरे हाल में आ गई है। आपका इस बारे में क्या मानना है? आपकी इसके बारे में क्या राय है कि ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस आज इस हालात में पहुंच चुकी है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।